लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वी हैव अबाउट 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में स्ट्रोक के हवाले से आपके जहन में जो भी सवाल आते हैं, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, जो भी आपके जहन में सवालात हैं वो आप लोग, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर प्रेजेंटेशन किसी और मौके पे कर लेंगे इंशाल्लाह। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि आप लोग अभी जिस लेवल के पर हैं, तो कोई बेसिक प्रेजेंटेशन की इतनी स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है कि उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, डायग्नोज कैसे करते हैं और उसको ट्रीट किस तरह करते हैं, जो बहुत मोटी मोटी चीज़ें वो तो आपको आती हैं। लेकिन अगर आपके जहन में जो क्वेश्चन है कि क्या होना चाहिए या क्या एडवांसेस हो रही हैं स्ट्रोक के अंदर, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल है 15 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। जी, तो या मैं आपका क्वेश्चन करूं? जी शाइस्ता, जी जी, बहुत सारे सवाल मेरे पास। देखो, डुअल एंटी प्लेटलेट में जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि आप 3 महीने तक दे सकते हैं, जो चांस ट्रायल है। तो डुअल एंटी प्लेटलेट में ज़्यादातर लोग देते हैं अपने क्लोपिडोग्रिल एंड एस्पिरिन। 3 महीने के बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं डुअल एंटी प्लेटलेट, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं, फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो 3 महीने के लिए आप डुअल एंटी प्लेटलेट्स दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी एंटी प्लेटलेट यूज़ पे काफ़ी डेटा आ रहा है अभी ना, तो अभी तक तो हमारे पास क्लोपिडोग्रिल और एस्प्रिन ही यूज़ होती है। अभी सेलेस्ट्राजोल का काफ़ी डेटा आ रहा है, डुअल में आप सेलेस्ट्राजोल प्लस एस्प्रिन या सेलेस्ट्राजोल प्लस क्लोपिडोग्रिल यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली स्मॉल वेसल डिजीज़ के अंदर। वो शायद थोड़ा लॉन्ग टर्म भी यूज़ कर सकते हैं उसका, लेकिन उसका भी कोई ट्रायल अभी तक इतना आया नहीं है। हाँ हाँ, वो समझ लें अभी, लेकिन इट्स नॉट ए सुपीरियर मेडिकेशन ना। तो अभी ज़ाहिर है, अभी हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो तो एस्प्रिन ही है या क्लोपिडोग्रिल है। अब अल्टरनेट में सेलेस्ट्राजोल आ जाएगी कि अगर कोई टॉलरेट नहीं कर रहा है या उसको उसके बावजूद स्ट्रोक हो रहा है, देन यू कैन ट्राई सेलेस्ट्राजोल। तो सेलेस्ट्राजोल इज स्टिल नॉट द फर्स्ट लाइन एंटी प्लेटलेट थेरेपी अभी तक दुनिया भर में ना, लेकिन इट इज़ एज गुड एज एस्प्रिन, मे बी स्लाइटली लेस देन एस्प्रिन। लेकिन उसका जो सेलेस्ट्राजोल का प्रॉब्लम है वो ये कि एस्प्रिन चीप है, दिन में 1 दफ़ा है, सेलेस्ट्राजोल महंगी है, दिन में 2 दफ़ा है। तो ये उसका एक वो है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसकी इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू एस्प्रिन, और इफिकेसी इज़ अबाउट द सेम, ठीक है ना। तो ये सो फार ये गाइडलाइंस है। देखो, डिसलिपिडीमिया अभी स्टैटिन की गाइडलाइंस सब अलग अलग हैं। पहली बात, स्टैटिन तमाम एक्यूट स्ट्रोक के मरीजों में दी जाएगी, चाहे उसको डिसलिपिडीमिया हो या नहीं हो। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि आपका जो एलडीएल का लेवल है, इट डिपेंड्स कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसमें आपको एलडीएल लेस देन 70 रखना है, अगर किसी पेशेंट लेस देन 100 रखना है। और किसी पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है तो फिर आपको उसको एलडीएल लेस देन 70 रखना चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लिपिड्स को अगर कंट्रोल रखना चाहते हैं और अपने आप को स्ट्रोक का रिस्क कम करना चाहते हैं फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, तो आपका एलडीएल लेस देन 70 होना चाहिए। तो ये तो हो गई एलडीएल की गाइडलाइन ना। लेकिन अभी जो असल प्रॉब्लम है स्ट्रोक में वो सिर्फ एलडीएल नहीं है, ट्राइग्लिसराइड्स भी हैं और एचडीएल भी है। तो एचडीएल का लेवल शुड बी मोर देन 40। तो एचडीएल का लेवल अगर आपका 30 आ रहा है तो देन यू आर स्टिल एट रिस्क फॉर स्ट्रोक। तो एचडीएल के लेवल को बम्प करना चाहिए हमें। तीसरी बात है ट्राइग्लिसराइड के, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर लेस देन 150 रखना चाहिए आपको, और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर लेस देन 120 रखना चाहिए। तो ये हमारी ट्राइग्लिसराइड्स, ये जो पूरी लिपिड की जो गाइडलाइंस है ना, वो उसमें सिर्फ एलडीएल नहीं है, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड तीनों चीज़ें शामिल हैं। एंड दिस इज़ फॉर प्राइमरी स्ट्रोक प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी स्ट्रोक प्रिवेंशन। दो सेकेंडरी स्ट्रोक प्रिवेंशन में ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, प्राइमरी में थोड़ा सा कम है। तो इसलिए आपको लिपिड प्रोफाइल तकरीबन अपने स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं उनको साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर चेक करना चाहिए, और उसके मुताबिक अपनी दवाओं को अल्टर करना चाहिए। अगर किसी का अच्छा लेवल चल रहा है, एलडीएल लेस देन 70 चल रहा है, तो उसको भी आप मेंटेन करें। हम लोग जैसे उनको अल्टरनेट डेज पे दे देते हैं स्टैटिन, इस तरह करके दे देते हैं, लेकिन ताकि हम चाहते हैं उनका स्टैटिन जो एलडीएल का लेवल है वो मेंटेन रहे।
रिस्क फैक्टर्स वगैरह मतलब नहीं है उस वक्त, यानी कोई डिस्कुलर डिजीज डायग्नोज नहीं हुई, तो हम उसको परफेक्टली हम एस्पिरिन ऐड कर सकते हैं? नहीं, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में एस्पिरिन का रोल नहीं है। पहली बात, प्राइमरी प्रिवेंशन में जो रोल है वो स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल का है, डिसलिपिडीमिया कंट्रोल का है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल का है, और उसके अलावा और फैक्टर जैसे टोबैको है, अगर किसी में टोबैको है तो उसको आप कंट्रोल करें। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन में एस्पिरिन का अभी फ़िलहाल कोई रोल नहीं है फॉर स्ट्रोक प्रिवेंशन, ना किसी और एंटीप्लेटलेट का भी कोई रोल नहीं है। तो इसलिए अभी वो जो है ना प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हमें रिस्क फैक्टर्स के कंट्रोल को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, एंटीप्लेटलेट देने की ज़रूरत नहीं है। वो साइड इफ़ेक्ट्स उसके ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए देना है वो तो आपको देना ही देना है ना। लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन में जस्ट किसी को बगैर वजह के एस्पिरिन देने की कोई वो नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम ये होती है ज़्यादातर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये कि काफ़ी लोगों को ना प्राइमरी जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ियों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो चुकी होती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में देयर इज़ ए प्राइमरी प्रिवेंटिव रोल ऑफ एस्पिरिन फॉर एमआईज ना, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट तो दे ही रहते हैं उनको ना। तो ज़्यादातर लोग तो ऑलरेडी मैंने देखा है 65 ईयर्स के बाद जिनको या 60 ईयर्स के बाद जिनको रिस्क फैक्टर्स होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, दे आर प्रीटी मच ऑलरेडी ऑन एस्पिरिन। तो हमें उनको शुरू करने की तो कोई मतलब वजह ही नहीं बनती ज़्यादा ना। लेकिन अगर किसी को नहीं है तो हमें शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रोक में ज़रूरत नहीं है। जी, थ्रोम्बोलाइसिस तो शक्कर वाले को शक्कर में ही कर देनी चाहिए, यहाँ लाने का तो फायदा नहीं। देखो अभी पहली बात तो है कि थ्रोम्बोलाइसिस का डेटा भी चेंज हो रहा है। अभी मैं इंटरनेशनल स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस में था तो वहाँ एक पूरा पेपर प्रेजेंट हुआ जिसमें उन्होंने बाकायदा शो किया कि विद इन 24 आवर्स भी टीपीए देने से फ़ायदा होता है। तो उन्होंने बताया कि आप 24 आवर्स के अंदर भी टीपीए दे सकते हैं। इट इज़ आप 4.5 आवर्स, अभी तक तो 4.5 आवर्स था ना, अब उसके बाद कई जगहों पे 9 आवर्स हो गया कि आप विद इन 9 आवर्स दे सकते हैं। लेकिन अभी जो एक नई स्टडी जो अभी स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट हुई वो बहुत अच्छा बड़ा लार्ज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था जिनमें उन्होंने विद इन 24 आवर्स दिया। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों को नहीं मिली थी और जिनको मिली थी उनमें कोई 20% का फ़र्क था इन टर्म्स ऑफ आउटकम इंप्रूवमेंट, और साइड इफेक्ट कोई नहीं थे। मतलब ये नहीं कि ज़्यादा नहीं थे साइड इफेक्ट ना। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी को आप 12 घंटे के बाद भी अगर टीपीए दें तो इट इज़ सेफ, आपकी मोर्बिडिटी या मोर्टेलिटी बढ़ती नहीं है, लेकिन देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन आउटकम। सो इट मे चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अभी गाइडलाइंस में ये चीज़ नहीं आई है, लेकिन इट मे चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि जी आइंदा, अभी तक तो हम 4.5 घंटों की विंडो के बाद नहीं देते हैं ना, तो फिर तो शक्कर से मरीज आ भी जाए तो 6 घंटे 8 घंटे में तो आप उसको टीपीए यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी ये एक इमर्जिंग डेटा है कि जो आ रहा है। अच्छा, अभी तक का जो डेटा लंबे आवर्स का है, आफ्टर 4.5 और 6 आवर्स का है, वो सारा थ्रम्बेक्टमी का डेटा है। थ्रम्बेक्टमी यू कैन डू लाइक इवन इन 24 आवर्स। तो अगर कोई मरीज़ को स्ट्रोक, एक्यूट स्ट्रोक हुआ है, थ्रोम्बोलाइसिस की विंडो अभी तक जो है वो चली गई है, देन यू कैन स्टिल डू थ्रम्बेक्टमी। लाइक थ्रम्बेक्टमी का एडवांटेज तो 24 आवर्स और बियॉन्ड भी रहता है एक्यूट स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर, लार्ज वेसल ऑक्लूजन के अंदर। तो इसलिए अभी ये दोनों चीज़ें जो है ना, लेकिन फिर भी अभी हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि ये शक्कर में भी थ्रोम्बोलाइसिस अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब टीपीए इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस है, टीपीए से ज़्यादा आसान कोई दवाई है नहीं देना। आपको सिर्फ एक सीटी करना है देखने के लिए, कोई ब्लीड तो नहीं है। तो अगर किसी को विद इन अ फ्यू आवर्स स्ट्रोक हुआ है, उसका सीटी सही है, आप उसको टीपीए दे दीजिए, उसका आउटकम बेहतर हो जाएगा। तो इंडिया में तो गांव देहातों में भी इस्तेमाल हो रही है और श्रीलंका में और हर जगह हो रही है। हैं? NICVT वाले दे रहे होंगे ना, NICVT, बस समझ लें NICVT वालों का भी, मैं आपको अभी ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ, NICVT वालों की ख्वाहिश ये होती है कि टीपीए न दें, थ्रम्बेक्टमी कर दें, क्योंकि वो अपने सारे कार्डियोलॉजिस्ट को ना वो थ्रम्बेक्टमी सिखाना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो यहाँ वालों को भी आप देखेंगे 100 मरीज अगर उनके पास एक्यूट स्ट्रोक के आएंगे तो 100 में से टीपीओ 5 को मिली होगी और थ्रम्बेक्टमी वो 80 की कर देंगे। उनका जो टारगेट है ना वो थ्रम्बेक्टमी है, लेकिन दे हैव टीपीए अवेलेबल। लेकिन एक्चुअली अनलेस यू हैव ए न्यूरोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड यू कैन नॉट डिसाइड कि अभी क्या करना है ना। प्रॉब्लम ये है कि जो NICVT शक्कर है ना, दे डोंट हैव ए न्यूरोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड। सना आ गई है, चलो, वरना पहले उनके पास कोई न्यूरोलॉजिस्ट था नहीं। तो अभी उनको एटलीस्ट एक न्यूरोलॉजिस्ट होना तो डिसाइड करे कि भाई इसको टीपीए की ज़रूरत है या इसको थ्रम्बेक्टमी की ज़रूरत है।
लेकिन ये होना ये चाहिए कि हर न्यूरोलॉजी सेंटर में जहाँ एक भी न्यूरोलॉजिस्ट है वहाँ टीपीए अवेलेबल होनी चाहिए और उनको टीपीए देना आना चाहिए। मतलब ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, और ये भी हर जगह होना चाहिए ये बात ना, इंक्लूडिंग सिविल अस्पताल एंड जिना अस्पताल, हर जगह जहाँ अभी तक हम टीपीए नहीं दे रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा स्ट्रोक के पेशेंट तो यहाँ पे आते होंगे ना, तो ये ऐसा कोई नहीं है, मेडिसिन वार्ड में भी आप टीपीए दे सकते हैं। और देखिए हर जगह जो है ना, कि पंजाब की गवर्नमेंट ने कितने 300 या 500 या 1000 वाइल दिए हुए अपने अस्पतालों में टीपीए के लिए कि भाई देंगे, तो सिंध गवर्नमेंट भी दे सकती है। तो सिंध गवर्नमेंट भी दे दे तमाम अपने गवर्नमेंट अस्पतालों को भाई 100 वाइल दे दे कि भाई आप लोग टीपीए लगाएं, एक साल में 100 मरीजों को, जब खर्च हो जाए तो और ले लें हमसे। तो ये तो कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे ये गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट अस्पताल वाले ना चाहते ही नहीं टीपीए लगाना, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले वो कहते हैं, गवर्नमेंट अस्पताल वाले कहते हैं कि भाई हम नहीं लगाना चाहते टीपीए, हमारे पास जो है। अब वो आपने की होगी ना, वो आलम इब्राहिम से मैंने कहा, उन्होंने कहा हमने तो मना कर दिया, उन्होंने कहा हमारे पास नर्सें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कहा अब लगाना शुरू करोगे तो हो सकता है और भी लोग आना शुरू हो जाए। लेकिन अभी टीपीए इतना आसान है, कोई मसला नहीं है। टीपीए की विंडो बढ़ जाएगी तो आगे आपके लिए और आसानी आ जाएगी। तो 4.5 आवर्स से तकरीबन 9 आवर्स की तो 2-3 स्टडीज़ आ गई हैं। तो लेकिन अगर ये 24 आवर्स हो जाती है टीपीए की विंडो, तो फिर तो तकरीबन स्ट्रोक के हर मरीज़ को ही टीपीए लग सकता है ना। 24 घंटे में तो तकरीबन सारे आ ही जाते हैं। तो वो जो है आगे के लिए आपको एक टीपीए की आसानी हो जाएगी। और बाकी थ्रोम्बेक्टमी भी आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल हो रही है, बढ़ रही है। तो जो टीपीए के कैंडिडेट ना हो उनको आप थ्रोम्बेक्टमी कर दें, या जिनको टीपीए आप दे चुके हो फिर भी बेहतर नहीं होता उनकी आप थ्रोम्बेक्टमी कर दें, तो ये हो सकता है। ये टेनेक्टिव प्लेस तो अभी आने में टाइम लगेगा, लेकिन टीपीए भी उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया ज़्यादा। अभी जो मेरी आखिरी दफ़ा बात हुई थी तो उनकी पंजाब की हुकूमत ने तो दिए हुए हैं ना उनको कि आप यूज़ करें, लेकिन अभी चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है ना पूरी तरह, तो अब जैसे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपको टीपीए तो मिल जाएगा, टीपीए तो आसान है, लेकिन उसको लगाने के लिए आपको पूरी टीम वर्क चाहिए ना। तो उनकी यूटिलाइजेशन इतनी नहीं है अभी। जैसे होता है ना कि जैसे निश्तर वालों से मैंने पूछा, भाई निश्तर को उन्होंने टीपी दिया, भाई मैंने कहा भाई पिछले 3 महीनों में तुमने कितने टीपी दिए? उन्होंने कहा 3 दिए। तो मैंने कहा अगर गवर्नमेंट अस्पताल में 3 महीने में 3 टीपीए मिल रहे हैं जबकि तुम्हारे पास 50 वाइल्स पड़े हुए हैं, तो वो तो इसका मतलब तुम लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ना। ये तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट अस्पतालों में या तो मरीज़ नहीं आ रहे हैं, या मरीज़ आ रहे हैं तो फिर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नर्सेज, डॉक्टर्स या जो कोई भी है, वो इसीलिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अस्पतालों में ना फ़ायदा उस वक्त होगा जब टाइम विंडो बढ़ जाएगी। क्योंकि जो टाइम विंडो है ना 4.5 आवर के अंदर लगाने में, थोड़ी गवर्नमेंट अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस नहीं है कि मरीज़ आए विद इन एन आवर उसका स्कैन हो जाए और विद इन 3 या 4 आवर्स उसको टीपीए लग जाए। अभी गवर्नमेंट में थोड़ा सिस्टम स्लो है। मेरा अंदाज़ा है कि एक दफ़ा ये टीपीए की विंडो बढ़ जाएगी ना तो फिर गवर्नमेंट अस्पतालों में लगाना आसान हो जाएगा कि चलो आप 6 घंटे बाद लगा दें, 8 घंटे बाद लगा दें, जब मरीज़ आ जाए जब लगा देना कम से कम, तो ये होगा। लेकिन अभी तक सिंध में मेरा ख्याल है सिंध पाकिस्तान का वाहिद सूबा है कि जहाँ गवर्नमेंट अस्पतालों में किसी जगह टीपीए अवेलेबल नहीं है। जबकि केपी में लेडी रीडिंग अस्पताल में लग रही है, अब तक 50-60 लगा चुके हैं, हर महीने 3-4-5 लगाते हैं। हयाताबाद जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जो गवर्नमेंट का अस्पताल है, वहाँ वो अब तक 100 से ज़्यादा टीपीए लगा चुके हैं। इवन सवात में लगा रहे हैं, सवात में वो जो गवर्नमेंट अस्पताल है सैदू शरीफ का, वहाँ हर महीने 3-4 लगती हैं, तो वो भी 100 के करीब लगा चुके हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो एक्टिव जो हमारे सूबों में जो गवर्नमेंट के अस्पतालों में टीपीए लग रही है वो केपी है। दूसरे नंबर पे पंजाब है। पंजाब में अवेलेबिलिटी है, तकरीबन पंजाब में 12 गवर्नमेंट के अस्पतालों में टीपीए अवेलेबल है, लेकिन पिछले 6 महीने में मेरे ख्याल में उन्होंने शायद अभी 100-150 लगाई होंगी। तो वो पिकअप कर रहे हैं, तो वो होपफुली आगे जाके 1 साल में फिर हर जगह 20, 25, 30 लगने लगेंगे। लेकिन सिंध में तो किसी जगह है ही नहीं अवेलेबल ना, गवर्नमेंट अस्पतालों में तो कोई टीपीए अवेलेबल ही नहीं है किसी जगह ना, तो इसलिए सिंध में कहीं नहीं लग रही है। बलूचिस्तान में लग रही है, बोलान में लग रही है टीपीए, तो इसलिए इन जगहों पे गवर्नमेंट दे रही है तो लग रही है। यहाँ सिंध गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है टीपीए, तो ज़ाहिर है। नाइन्टी 90% लोग पाकिस्तान में जिनको स्ट्रोक होता है ना एम्बुलेंस से नहीं आते हुए, तो इसलिए एम्बुलेंस सर्विस तो यूजलेस है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 90% लोग, हमारे AKU में तो मैं ख्याल है 95% लोग, हमने इसको स्टडी किया ऑलरेडी ना, जिनको एक्यूट स्ट्रोक होता है वो उनके घर वाले उनको लेकर आते हैं, कोई उनको एम्बुलेंस नहीं लेकर आती है ना।
तो इसलिए एम्बुलेंस को तो आप कुछ भी ट्रेन कर दें, नहीं नहीं, आप एक दफ़ा सिविल अस्पताल के ईआर के बाहर खड़े हो जाइए 1 घंटे के लिए, और आप ये देखें कि कितने मरीज आ रहे हैं, कितने एम्बुलेंस से आ रहे हैं और कितने वैसे आ रहे हैं ना। तो एम्बुलेंस, पाकिस्तान में एम्बुलेंस इज़ नॉट ए मेडिकल इमरजेंसी सर्विस, एम्बुलेंस इज़ ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कि आपको किसी को डॉक्टर को दिखाने जाना है, किसी को कुछ और मसला है, तो वो उसको बुला लेते हैं ईदी वालों को, हाँ, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। अभी ईएमएस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक, तो इसलिए अभी वो जो है ना, उनके पास ना लोग उनको बुलाते हैं इमरजेंसी में कभी भी, और ना वो इस काम के लिए हैं। तो अभी ज़्यादातर मरीज़ तो फैमिली के साथ आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, मेरी फिर भी राय है कि गवर्नमेंट को अपने अस्पतालों में अवेलेबल करनी चाहिए। जैसे इस कराची में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनमें न्यूरोलॉजिस्ट शायद किसी में भी नहीं है, लेकिन इनमें होनी चाहिए टीपी अवेलेबल। और यहाँ पे इतने मरीज़ आते हैं रोज़ाना, और जब मरीज़ों को पता चलेगा है तो हो सकता है ज़्यादा लोग आने शुरू हो जाए। तो इसलिए ये अभी इसके ऊपर हमें एक प्रेशर डालना चाहिए कि ये टीपी अवेलेबल हो गवर्नमेंट अस्पताल में। लेकिन मेरा ख्याल गाइडलाइंस में आगे जाके एटलीस्ट 9 आवर्स तो हो ही जाएगी, क्योंकि 9 आवर्स के 2-3 ट्रायल हो गए अब तक ना। 24 आवर्स का तो अभी एक ही ट्रायल हुआ है, तो चलो हो सकता है उसको मजीद अभी गाइडलाइंस में आने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि वो भी आ ही जाएगा कुछ अर्से के बाद। तो फिर एक ये होगा कि आपको एक आसान 24 आवर्स की चाइना में अभी प्रेजेंट हुई है, पिछले हफ्ते ही इंटरनेशनल स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस में। बाकायदा अच्छा बड़ा डेटा, कई 100 मरीजों की स्टडी की है उन्होंने। तो विद इन 4.5 आवर्स और विद इन 24 आवर्स, उन्होंने बताया कि जिनको विद इन 24 आवर्स लगी है उनका आउटकम बेहतर है, और साइड इफेक्ट प्रोफाइल इज़ नॉट मच डिफरेंट। तो इट मीन्स यू कैन गिव टीपीए विद इन 24 आवर्स, ठीक है ना। तो एक जो मैं आप लोगों से एक चीज़ जो 5 मिनट है अभी हमारे पास ना, वो ये है कि एफिब में आप लोग क्या करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशानी है इस वक्त वो ये है कि वी आर सीइंग ए लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव एफिब कम विद स्ट्रोक नेवर ऑन एंटीकोगुलेशन। मतलब एफिब के अंदर लोग पता नहीं क्यों, हमारे या तो डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर रहे हैं एफिब, या अगर डायग्नोस कर रहे हैं तो उनको एंटीकोगुलेट नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको जो है ना, दे आर ऑन एस्पिरिन, दे आर नॉट ऑन एंटीकोगुलेशन। तो अभी ये आप लोगों को पता है कि एफिब में कैसे डिसाइड करते हैं कि एंटीकोगुलेशन की जरूरत। चैडवैक्स स्कोर पता है, सबको पता है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि एंटीकोगुलेशन पे होना चाहिए मरीज को, नहीं होना चाहिए, और कौन सी एंटीकोगुलेशन पे होना चाहिए? दोनों सवाल हैं हमें। तो नॉन वेलुलर, वेलुलर और वेलुलर कैसे पता चलेगा? एको से ना। तो आपको देखना है कि वेलवुलर एफिब है या नॉन वेलवुलर है ना। तो वेलवुलर अगर एफिब हो तो उसको वारफेरिन देंगे, नॉन वेलवुलर होगा तो उसको कोई सा भी दे देंगे। कौन सा देते हैं आप लोग ज़्यादा? एक्सपीरियंस के रोक्सिबैन का एक्सपीरियंस है, एपिक्साबान का भी है, डेबिगेट्रिन नहीं है, चलो तो इनमें से जो सा भी दे देना। तो लेकिन इसको देने में कोई आप लोगों को वो है कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए? रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो एक होता है ना हेज ब्लड स्कोर होता है, जिसमें आप रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि इसको ब्लीडिंग का रिस्क कितना है, ताकि उसको ना दिया जाए ना। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके भी एक फार्मूला है ना, जैसे चैडवैक्स स्कोर है ऐसे हेज ब्लड स्कोर का एक फार्मूला है। तो बेसिकली आपको रिस्क बेनिफिट कैलकुलेट करना पड़ता है हर एफिब के पेशेंट के अंदर। इवन किसी को पैरोक्सिस्मल एफिब हो उसको भी आपको एंटीकोगुलेट करना है, किसी को लोन एफिब हो उसको भी आपको एंटीकोगुलेट करना है, और किसी को एफिब हो तो उसको एंटीकोगुलेट करना ही करना है, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपको इसको एंटीकोगुलेट करना है या नहीं करना है। पहली बात तो 80-90% लोगों को तो एंटीकोगुलेट, या 95% को होना ही चाहिए, और हो ही जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर किसी पेशेंट को एफिब है तो आपको कैलकुलेट करना है उसका रिस्क, उसको दोबारा इसको स्ट्रोक होने का रिस्क कितना है, वो चैडवैक्स के स्कोर से कैलकुलेट कर ले, और फिर देखें उसको ब्लीडिंग का रिस्क कितना ज़्यादा है। अगर ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो तो फिर देन यू कैन मेक ए केस के चलो इसको एंटीकोगुलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ब्लीडिंग रिस्क कम है और स्ट्रोक रिस्क ज़्यादा है तो उसको आपको एंटीकोगुलेट करना चाहिए। मेरा अंदाज़ा ये कि काफ़ी लोग अभी भी हमारे यहाँ एंटीकोगुलेट नहीं कर रहे हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स को, जिसको हमें मेडिकल डॉक्टर्स को ट्रेन करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर एफिब वाले मरीज़ हमारे पास तो नहीं आते ज़्यादातर, लेकिन वो हमारे लिए एक बड़ा इशू है स्ट्रोक की प्राइमरी प्रिवेंशन में, कि एफिब के मरीज़ों में एंटीकोगुलेशन जो है ना वो होनी चाहिए, और प्रॉम्प्ट एंटीकोगुलेशन होनी चाहिए। यानी ये भी नहीं कि आप एपिक्साबान
2.5 मिलीग्राम वंस अ डे दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो एंटीकोगुलेशन हो जाएगी। तो उसकी जो प्रॉपर डोज है एंटीकोगुलेशन की वो उसको मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक अहम इशू है कि जिसको हमें अवेयरनेस होना चाहिए और हमें इसको कोशिश करनी चाहिए कि इस पर मजा हो। फिर हॉल्टर करें। अभी हॉल्टर में भी ना, अभी पहले तो हम सिर्फ करते थे 24 आवर मॉनिटरिंग ना, अभी इसके बारे में भी काफ़ी ट्रायल्स आ गए हैं जिसमें मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक होती है लूप मॉनिटरिंग कि जो आप ओवर 7 डेज पीरियड करते हैं। तो आप अगर एक दफ़ा हॉल्टर में हो सकता है आपको AFib के रन ना मिले आपको, तो लॉन्ग टर्म आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं 3 डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए, आप अगर पैरोक्सिस्मल AFib को पकड़ना चाह रहे हैं तो। और ये काफ़ी डेटा है कि अगर आप किसी को 24 आवर मॉनिटर करें वर्सेज आप उसकी 72 आवर्स की मॉनिटरिंग करें, तो आपको AFib पैरोक्सिस्मल AFib पकड़ने के चांसेस आपके 20-30% बढ़ जाते हैं। तो समझ लें जब हम ईसस डायग्नोज करते हैं ना कि स्ट्रोक ऑफ अननोन ओरिजिन, वो आप सिर्फ 24 आवर ऑल्टर पे नहीं डायग्नोज करते, अब आप उसको थोड़ी लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करते हैं उसकी कार्डियक, ताकि देखें कि उसको एट्रियल फिब्रिलेशन के पैरोक्सिस्मल इस बात वो तो नहीं हो रहे हैं। तो अगर उसको पैरोक्सिस्मल AFib है तो दैट इज बेसिकली नीड्स टू बी एंटीकोगुलेटेड। लेकिन बाज़ औक़ात 24 आवर्स में नहीं मिलता तो यू डू लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। हमारे पास होती है AKU में खाली 1 हफ्ते की मॉनिटरिंग होती है, 1 हफ्ते की लूप मॉनिटरिंग होती है। तो 1 हफ्ते में आपको बता देंगे कि पूरे 1 हफ्ते में कितने AFib के रन हुए, कितने कितने सेकंड के हुए। तो अगर AFib का 1 रन हो 2 सेकंड का तो दैट्स नॉट ए इंडिकेशन फॉर एंटीकोगुलेशन। लेकिन अगर AFib के रन हो रहे हैं 10-10 सेकंड के या 20-20 सेकंड के और 2-3-4 दफ़ा रन हुआ है ओवर लाइक 2-3 डेज पीरियड, देन दैट्स इंडिकेशन फॉर एंटीकोगुलेशन। तो उसकी भी गाइडलाइंस हैं कि कितने AFib के रन हों, कितने सेकंड के, कितनी दफ़ा, तो देन यू कॉल इट पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन। अदरवाइज मतलब दैट डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ पैरोक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन। लेकिन वो हमें काफ़ी उसकी कोशिश करनी चाहिए। अगर स्ट्रोक की आपको रिस्क वजह नहीं पता चल रही है, यू शुड मेक एन अटेम्प्ट कि उसको आइडेंटिफाई करें, डायग्नोज करें कि इसको पैरोक्सिस्मल AFib है या नहीं है ना, क्योंकि दैट पेज ऑफ कार्डियक, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है ना, फिर आपको उसको एंटीकोगुलेट करना पड़ता है। तो वो एक मैनेजमेंट का एक डिसीजन है जो यू कैन टेक बेस्ड ऑन दैट। PVC से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बारे में गाइडलाइंस देखिए ये हैं कि अगर लार्ज वेसल स्ट्रोक है, फुल टेरिटरी MCA इन्फार्क्ट, देन यू स्टार्ट एंटीकोगुलेशन आफ्टर 7 डेज, ठीक है ना। अगर इट्स ए पार्शियल इन्फार्क्ट, then you can start anticoagulation in 3 days. If there is a small vessel stroke, like a lacunar stroke, you can start anticoagulation next day within 24 hours, ठीक है ना। तो इसलिए अगर तमाम पेशेंट्स के अंदर, फिर अभी इसकी भी गाइडलाइंस आ गई कि अगर पेशेंट को जिसको स्ट्रोक हुआ है पहले कभी और नाउ दे कम विद इंट्रासेरेब्रल हेमरेज एंड दे हैव एट्रियल फिब्रिलेशन, तो अब उसको कब आप शुरू करेंगे एंटीकोगुलेशन, क्योंकि दे हैव इंट्रासेरेब्रल हेमरेज ना। तो उसमें भी ये बात है कि आप इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के 1 महीने के बाद आप उसको भी एंटीकोगुलेशन शुरू कर सकते हैं। दो स्टिल दे में हैव स्मॉल ब्लड इन द ब्रेन, 1 महीने में सारा ब्लड रिजॉल्व नहीं होता है, उसमें भी आप एंटीकोगुलेशन शुरू कर सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट में। लेकिन एक्यूट स्ट्रोक के पेशेंट में तो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इन्फार्क्ट। स्मॉल वेसल 24 आवर्स, जस्ट पार्ट ऑफ ए लार्ज पार्शियल लाइक MCA ब्रांच का स्ट्रोक है, विद इन 3 डेज। लार्ज वेसल फुल टेरिटरी इन्फार्क्ट है, after 7 days you can start anticoagulation. So that's part of the guidelines. ठीक है, thank you very much.